कई बार सम्मानित किया गया है, वो एक बार और बताइए हमारे दर्शकों को। कई बार नहीं, सम्मानित तो सैकड़ों बार हुआ हूँ। जी बिल्कुल। और देखिए आप, नेशनल 10 अवार्ड मिले हैं। जी 2 करोड़ सब्सिडी है। 24 तरह का बहुवर्षीय चारा है, वो हमने पूरी मेड़ पे भी और बीच में भी लगा रखा है। जी। तो 100% बछड़ी पैदा होगी एक कंपनी के, और इनकम डबल करनी है। और एक में यहाँ ये फैमिलियर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों आज मैं एक ऐसे डेयरी फार्म पे आई हूँ जहाँ पे बछड़ी पैदा होती हैं। बछड़े पैदा नहीं होते, क्यों नहीं होते दोस्तों, वो सारी जानकारी लेंगे। साथ ही जैसे डेयरी फार्म पे होता क्या है दोस्तों, आजकल के युवा हैं, जो भी किसान भाई कर रहे हैं, अक्सर इसको घाटे का सौदा मानते हैं। लेकिन आज का पूरा वीडियो देखने के बाद में आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इस तरीके से मुनाफा कमाया जा सकता है। दोस्तों हमारे सामने किसान की एक इमेज बनी हुई, इमेज आज के बाद में बिल्कुल बदल जाएगी। ऐसा किसान जो करोड़पति है और ओडी मेंटेन करने वाले किसान से मैं मिलवाने वाली हूँ, जिनको कई अवार्ड मिले हैं, कई बार सम्मानित किया गया है। और अवार्ड भी दोस्तों छोटे मोटे अवार्ड नहीं, 5-5 लाख के अवार्ड मिले हैं। एक डेयरी फार्म से सैकड़ों बिजनेस हम कैसे फैला सकते हैं, कितना मुनाफा होगा, तो आइए मिलाती हूँ। डेयरी के ओनर हैं, तो नमस्कार सर। राम राम साहब। आपका स्वागत है हमारे इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारी रुद्र शिवम डेयरी पे। जी, तो एक बार आपका छोटा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम सुरेंद्र आवाना है और हमने 12 दिसंबर 16 को 2 गाय से रुद्र शिवम डेयरी की स्थापना की और वीकली 2-2 गाय खरीद के और 6 महीने तक ये गाय खरीदी। उसके बाद खरीदना बंद कर दिया और आज 350 छोटी बड़ी गायें यहाँ हैं। ये कौन सी गायें हैं? ये सारी गिर नस्ल की गायें हैं। गिर नस्ल की उत्पत्ति गुजरात के गिर के जंगलों से हुई और आज अच्छी ब्रीड देखेंगे तो गुजरात में अच्छी ब्रीड के काफ़ी फार्म हैं। और राजस्थान में भी हमारे 5 ज़िलों में चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है, अजमेर है, आधा टोंक और आधा जयपुर, जो आजकल दूदू ज़िला बन गया, इसके अंदर गिर गाय बहुत तादाद में पाई जाती हैं। यहाँ लोकल हम इसको रेंडी बोलते हैं जी। और यहाँ थोड़ी सी, क्योंकि अच्छे बुल नहीं थे गिर नस्ल के, इसलिए थोड़ी सी नस्ल हमारे राजस्थान की बात करें तो कुछ बिगड़ी है। लेकिन अभी जब से सेक्स सॉर्टेड सीमन आया है और जब से किसान अवेयर हुए हैं, तब से वो अच्छे बुल भी ला रहे हैं गुजरात से और सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे राजस्थान में अब धीरे धीरे ये नस्ल सुधर रही है। सर मुझे ये बताइए, जैसे गाय में तो बहुत सारी वेराइटियां हैं, तो गिर गाय को ही क्यों सेलेक्ट किया, ऐसी क्या खासियत है इसमें? देखिए, एक तो सबसे अच्छा तो ये शांत स्वभाव की है। अच्छा। और ब्रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी नस्ल सुधारें, दूध का उत्पादन बढ़ाएं, उस हिसाब से भी मैंने देखा कि ये सबसे अच्छी है। सबसे पहले मैं मेन ही पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे डेयरी बनाने का मेन मकसद आपका बताइए कि यहाँ पे मेन ऐसा कौन सा कार्य किया जा रहा है? नहीं, देखिए, शुरू से ही मेरा था कि पेड़ पौधे लगाना, उनकी सेवा करना, पर्यावरण के लिए काम करना और देसी गाय पे काम करना। हमारी हिंदू संस्कृति में 3 को माँ का दर्जा दिया है। हमारी जन्म देने वाली माँ जी, और गौ माता, एक धरती माता, और चौथा हम मानते हैं तो गंगा को, गंगा मैया, गंगा माता मानते हैं जी। और इस फार्म पे आप देखिए कि पूरा का पूरा हम नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं। एक मेरा किसान भाइयों से ये कहना है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज़ करो तो बच्चियाँ पैदा होंगी सारी। जैसा हम सीमन यूज़ कर रहे हैं और जैसा हम यहाँ काम कर रहे हैं, उसके आधार पे मैं कहता हूँ कि उसकी दूध बढ़ेगा और उसकी नस्ल भी सुधरेगी। उसकी माँ मान लो 80% गिर है, वो बच्चियाँ 100% गिर होगी। और अगर हर गाय 15-15, 20-20 लीटर दूध देगी तो मैं समझता हूँ कि किसान की इनकम भी 4 गुना होगी और देसी गौ माता की नस्ल भी सुधरेगी। सर जैसे मैं आपसे शुरू से ही सुन रही हूँ शॉर्टेड सीमन, तो ये एक बार बताइए किसान भाई, जैसे हम भी नहीं जानते, आजकल के नए युवा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए।
देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 18 में भारत के अंदर सेक्स सॉर्टेड सीमन की परमिशन थी और 19 के अंदर बाइफ और एबीएस, हालांकि कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, 2 कंपनियों ने बनाना शुरू किया और अब हमारे इंडिया के आधे स्टेटों में सेक्स सॉर्टेड सीमन बनने लगे। ये होता है कि इसमें एक्स और वाई सीमन के अंदर 2 तरह के वो होते हैं, तो इसमें लैब के अंदर वाई को किल कर दिया जाता है, एक्स बचता है, तो एक्स अकेला बचेगा और वो सीमन अगर हम यूज़ करेंगे एआई से तो 100% बछड़ी पैदा होगी। एक कंपनी कहती है 90% होगी, कुछ 100% कहती है। सर, यहाँ पे कितनी गाय हैं जो अभी जिनसे आप दूध मिल्किंग करते हैं? देखिए, हमारे ये बछिया और छोटी वाली सारी निकाल दें तो करीब लगभग 200 एडल्ट गाय हैं और 200 में से कुछ हीपर हैं वो अभी एआई हुई है। हमारे यहाँ रेशो फिलहाल है 60-40 का, यानी मान लो 200 गाय तो 60% मिल्किंग में है, 40% ड्राई है, हीपर को छोड़ देते हैं तो। और वेटनरी साइंस कहती है कि 60-40 या 70-30 है तो वो सबसे बेस्ट डेयरी होती है। और मैं आपसे चैलेंज करता हूँ आपको कि अगली बार आप आओगे तो मैं 70-30 रेशियो है वो इस डेयरी पे दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी कितना लगभग दूध कितना अपना बाहर जाता है? आप कहाँ पे सेल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। जयपुर से ये फार्म हमारा 50 किलोमीटर दूरी पे है जी। और जयपुर में आज की तारीख में ये फार्म हम लोग हैं वो 700 जो लोग हैं वीआईपी लोग जयपुर के, उनके हम फैमिली फार्मर हैं जी। और कांच की बोतल में उनमें से करीब 400 लोगों के तो हमारा कांच की बोतल में दूध जा रहा है जो ऑर्गेनिक भी है और हाइजीनिक भी है। हाइजीनिक इसलिए है कि अभी तो हम बकेट से दूध निकाल रहे हैं जी। तो उसमें गंदगी 90% बिल्कुल किसी तरह की नहीं है और आने वाले 1-1.5 महीने में हम पार्लर शुरू कर देंगे तो उसमें हमारे स्टाफ के कहीं हाथ नहीं लगेंगे। थन से दूध सीधा बीएमसी में जाएगा और वहाँ से बॉटलिंग और दूध और पनीर जो भी बनाना है वो सब सेपरेट होगा और वो हाइजीनिक होगा। तो इस तरह से जयपुर में हम दूध सप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ हमारा थोड़ा वो सब्जी फ्रूट है वो इसी ट्रांसपोर्टेशन में वो भी उनको ऑर्गेनिक चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। एक बार थोड़ा सा मुझे प्रोडक्शन का आइडिया दे दीजिए कि अभी जैसे हमारे किसान भाइयों को इस समय ये अभी मार्च है तो मार्च में कितना प्रोडक्शन आप ले रहे हैं? मार्च में अभी हमारे पास 400 लीटर दूध है, 350-450 सप्लाई करते हैं। 1 लीटर डेली का घी बनता है और उसमें 50-60 लीटर छाछ बचती है जो हमारे स्टाफ के भी काम आती है और कुछ यहाँ कस्टमर हैं 10-10, 20-20 लीटर देते हैं, उनको छाछ भी दे रहे हैं। 6 महीने बाद में हमारे यहाँ कम से कम 800-1000 लीटर दूध हो गया क्योंकि 100 जो हीपर हैं वो भी आएंगी और हमारे दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो फिर हम घी पनीर चीज़ इसका प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। दूध की सप्लाई जो अभी 300, 350, 400 दे रहे हैं वही देंगे। और इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे इस साल का टर्नओवर बता दीजिए कि टोटल टर्नओवर अपना जैसे जिसमें कि फर्टिलाइज़र भी आ गया, गोमूत्र भी है या दूध है, घी है, वो सारा टोटल एक बार सारे फार्म का टर्नओवर तो बताना इस समय बड़ा मुश्किल है जी। फिर भी आइडिया, ये पूरा फार्म जैविक है, ऑर्गेनिक है, आईएफएस मॉडल का है जी। अब आप तो सिर्फ डेयरी शूट कर रहे हैं, हमारे पास कैमल भी है, हॉर्स भी हैं, गोट भी हैं, सीप भी है, मछली भी है, बतख भी है, तो इस तरह का सारा पशुधन है पिगरी के अलावा। तो सबकी तो अभी कॉस्ट हमने निकाली नहीं है अलग अलग, लेकिन डेयरी की जहाँ तक बात करें कि वैसे तो ये जो बच्चियाँ हैं ये तो हमारी एफडी है तो ये प्रॉफिट है, इसका हमसे निकाला नहीं है। बाकी जितना अभी तक आ रहा है वो सारा का सारा हम सैलरी, बाट, हरा चारा, सूखा चारा, लेकिन थोड़ा आईएफएस मॉडल में सबसे इनकम हो रही है। गाय की डेयरी से अगर आपको इनकम लेनी है तो रोज़ दूध बेच के इनकम मत लीजिए, उससे आपका पूरा खर्चा चलाइए और 3 साल पेशेंस रख के और आप ब्रीडिंग करके नस्ल सुधार के उससे इनकम लीजिए। उद्योग का दर्जा देके प्रसंस्करण करके और ये काम शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आपको इनकम 2 से 3 गुना बढ़ेगी। मैं यहाँ पे दोस्तों रास्ते में हम लोग सर से मिले तो मैंने देखा कि सर खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, ओडी गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं। आपको कई बार सम्मानित भी किया गया है। देखिए, ये जो ओडी मेंटेन कर रहा हूँ उसके 3 कारण हैं जी। एक तो ये कारण है कि मैं फार्म पे फुल टाइम देता हूँ जी, और दूसरा उद्योग का दर्जा देके आईएफएस मॉडल से ये खेती कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कई बार सम्मानित किया गया है, वो एक बार और बताइए हमारे दर्शकों को। कई बार नहीं, सम्मानित तो सैकड़ों बार हुआ हूँ। जी बिल्कुल।
और देखिए आप, नेशनल 10 अवार्ड मिले हैं जी। IRI, ICR और पशुपालन का, जिसमें सबसे बड़ा गोपाल रत्न अवार्ड है जी। जो सबसे पहले राजस्थान को इस फार्म ने दिलाया है 26 नवंबर 21 को। उससे पहले राजस्थान को ये अवार्ड नहीं मिला। फर्स्ट 22 में भी नहीं मिला, 23 को भी नहीं मिला। लेकिन आगे बहुत युवा अच्छा काम कर रहे हैं, आगे मिल जाएगा। लेकिन फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है। फर्स्ट गोपाल रत्न अवार्ड इसमें मिला। इसमें 5 लाख रुपए और तीनों मंत्रियों ने, कैबिनेट सेक्रेटरी ने सम्मानित किया। और हमारे राजस्थान में तो ये जीके में क्वेश्चन भी है कि फर्स्ट गोपाल रत्न अवार्ड किसने मिला। इसके अलावा IRI के इनोवेटिव और फेलो फार्मर मिल गया। ICR के 7 अवार्ड दूसरे मिल गए। और उसके अलावा ICR के जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IGFRI झांसी है चारे वाला, उसने 2 बार सम्मानित किया। CSWRI भेड़ और बकरी फार्म है, खरगोश फार्म है, उसने 2 बार सम्मानित किया। क्योंकि मैंने वहाँ से भेड़ खरीदी अविसान, और भेड़ 4 बच्चे लाई। तो जब अखबार में आया और उनको पता लगा तो केंद्रीय मंत्री जी ने वहाँ उसके लिए मुझे सम्मानित किया। नस्ल सुधार पे जो काम कर रहे हैं, गोपाल रत्न नस्ल सुधार पे मिला है। उसी तरह से करनाल में जो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है ICR का, उसने मुझे नस्ल सुधार पे अभी किसान दिवस 23 दिसंबर 23 को वहाँ करनाल में मिला। तो इस तरह से ये जो ICR के इंस्टीट्यूट हैं और KVK हैं, और राजस्थान सरकार की बात करूं तो 4 बड़े अवार्ड हैं। 3 CM ने दिए, फर्स्ट और एक गवर्नर साहब ने दिया। CM साहब ने दिया। आत्मा योजना है जो एग्रीकल्चर की, उसमें फर्स्ट अवार्ड दिया। उसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के लिए भारत सरकार ने 21 में दिया, राजस्थान सरकार ने 23 में दिया, उसके लिए अवार्ड मिला। और पशुपालन का बेस्ट अवार्ड मिला, जैसे गोपाल रत्न है उसी की तरह पशुपालन में मिला। और एक IFS मॉडल की खेती करना, ऑर्गेनिक करने के लिए माननीय माननीय गवर्नर साहब ने दिया। तो इस तरह स्टेट के 4 भी अवार्ड मिले हैं। और छोटी छोटी संस्थाओं से तो अक्सर मिलते ही रहते हैं। चारे के बारे में बताइए कि गाय इतनी सारी हैं, तो चारा, हरा चारा है, सूखा चारा है, वो आप कौन कौन सा खिला रहे हैं? चारे के बारे में बताइए। 24 तरह का बहुवर्षीय चारा है, वो हमने पूरी मेड़ पे भी और बीच में भी लगा रखा है। इसमें नीम है, अर्डू है, सेंजना है, सैतूत है, पिलकन है, सूबबूल है, सुपर नेपियर है, केन ऑस्ट्रेलिया है, थारसोबा खेजड़ी है, आपकी जामुन है, बील पत्तर भी, साइंटिस्ट कहते हैं कि बील पत्तर के पत्ते भी खिलाओ। तो इस तरह के ये बहुवर्षीय चारा हमने पेड़ पे लगा रखा है। और हमारे यहाँ 12 महीने हरे चारे की कोई कमी नहीं रहती। नीम, सेंजना और गंवार पाठा और बील पत्तर, ये चारों औषधीय पौधे हैं। ये वेटनरी साइंस भी कहती है, आयुर्वेद भी कहती है और IGFRI भी कहती है। ये औषधियाँ हम हरे चारे के अंदर कुट्टी काट के गायों को खिला रहे हैं। और सर मैं देख पा रही हूँ जैसे बातें बातें में गाय यहाँ पे ये बीच बीच में आपने नमक भी रख रखी है और इसको चाट भी रही है, तो ये आपने बीच बीच में क्यों रख रखा है? देखिए, ये सेंधा नमक है जी। जैसे हमारी बॉडी में नमक और चीनी, शुगर जो है बैलेंस होनी चाहिए जी। वैसे भी कोई सा भी एनिमल हो जी। उनके भी ये बैलेंस होना चाहिए। तो एक तो सेंधा नमक चाटेंगे तो इसकी बॉडी में जो नमक की या किसी तरह की डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। जी। उसके अलावा हाजमे के लिए ये बेस्ट है। अगर ये नमक चाटेगी तो उसके से छोटी छोटी डिजीज भी नहीं होगी और डाइजेशन इसका बेस्ट रहेगा। सर जैसे किसान भाई कहते हैं कि बुल वगैरह रखते हैं, AI का इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं किसान भाइयों को ये कहूँगा कि 2 या 4 गाय हैं और आप एक बुल रख रहे हो तो वो बिल्कुल घाटे का काम है। यानी एक गाय जितना ही वो खा रहा है और उसके लिए आप कर रहे हो, तो मैं सजेशन करूँगा कि आपके पास 20-25 गाय है तो आप बुल रखिए, अदरवाइज़ सीमन यूज़ करिए, AI करवाइए। और या आजकल तो इससे भी सीमन में भी सेक्स सॉर्टेड सीमन आ गया, आप उसको लगाइए। जैसे मैंने पहले बताया कि सब की सब बछड़ियाँ होंगी। 99% AI करते हैं हम लोग, और वो 99% में से 98% हम सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही यूज़ कर रहे हैं। विजय चौधरी जब पहले AI कर रहा था 60% तक रिकॉर्ड था, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और किसानों के पास 35%, 36-37%। तो एक तो मैं 2 चीज़ों को इसमें प्रेफरेंस दूंगा कि एक तो हम डिवर्मिंग टाइम पे करते हैं, उसके बाद मिनरल मिक्सर देते हैं, और हरा चारा, सूखा चारा और बांट, ये बैलेंस देते हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर किसान बैलेंस देगा, ये टाइम पे करेगा, और फिर AI करने वाला जो वर्कर है,
कंपाउंडर है या डॉक्टर है वो टाइम पे करे। जैसे हीपर की सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि करना चाहिए 12 से 16 घंटे के अंदर, और बड़ी एडल्ट है 2-3 बार की भी आई तो उसकी करनी चाहिए 18 से 24 घंटे 26 घंटे तक। जैसे आपने बताया कि जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह है, चारा वगैरह है, तो स्पेशली गाय जो दूध देती हैं उनमें कैल्शियम की कमी आ जाती है, या छोटे बच्चों को भी स्पेशली न्यूट्रिशन के लिए आप कोई स्पेशल बाहर से लाते हैं या क्या कुछ देते हैं, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं किसान भाई जब मेरे पास आते हैं जी चाहे राजस्थान सरकार के पशुपालक हैं, ट्रेनिंग के बाद इस फार्म पे विजिट करने भी आते हैं जी और सैटरडे संडे को बहुत से युवा डेयरी खोलने वाले भी किसान आते हैं। जी मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, हमारे ह्यूमन में जब हमारी बहन बेटी प्रेग्नेंट होती है तो लेडी डॉक्टर नहीं टीके लगाती है, जी वो लास्ट के 60 दिन 70 दिन बचते हैं, तब उनको यही कहती है कि हरे पत्तेदार सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, जी और इन दिनों में चिड़चिड़े मत रहो, जी देवरानी जिठानी सास से झगड़ा मत करो, गुस्सा मत करो। जी ये फार्मूला है हमारे गोमाता पे लागू होता है। जी इसको भी जब 60 दिन बचते हैं और बच्चियाँ मान लो पेट में पल रही है तो उसको कैटल फीड जो अच्छा दाना है वो कम से कम 1.5 kg सुबह और 1.5 kg शाम को देना चाहिए। 1 kg तो उसकी बॉडी मेंटेन के लिए, और आधा kg उसको जब वो बच्चियाँ पेट में पल रही है और बड़ी हो रही है तो उसके लिए भी बैलेंस डाइट चाहिए। तो एक तो ये करना चाहिए, और हम इन दिनों में बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखते हैं उसको, तो ताकि बच्चियाँ स्वस्थ जन्म लेगी। बच्चियाँ जन्म लेने के बाद, पेट में तो हम उसको डाइट दे ही रहे हैं, बच्चियाँ जन्म देने के बाद उसकी बॉडी वेट का 10% हम दूध पिलाते हैं पहले दिन से कम 15-20 दिन तक। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा काफ स्टार्टर खाने लग जाती है, और उसके 5-10 दिन बाद यानी 20-25 दिन बाद थोड़ा थोड़ा सूखा भी चढ़ने लग जाती है, तो हम उसको काफ स्टार्टर देते हैं। और दूध हल्का सा कम भी कर सकते हैं जब वो 2 महीने के बाद में काफ स्टार्टर अच्छी तरह से खाना लग जाए। और 3 महीने की जब वो पूरी हो गई उसके बाद काफ ग्रोविंग आता है, वो भी हम उसको खिलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि किसान भाई अगर वो बच्चियाँ पेट में पल रही है तब से और वो गाय बने तब तक उस पर 25-30 हज़ार रुपये खर्च करेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो गाय बनेगी तो 50-60 हज़ार की नहीं बनेगी, वो 1.5 लाख 2 लाख की गाय बनेगी। अपने जैसे आपने बताया कि छोटी बच्ची हैं, आप नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चे कितने हैं अपने पास और दूध देने वाली गायें कितनी हैं अभी? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया टोटल 350 जी हैं, छोटे और बड़े सब मिला के। जी तो इसमें हमने, आप जगह जगह देखिए, हमने बोर्ड लगा रखे हैं। जैसे इधर दूध देने वाली गाय है, उधर 8 महीने से 14 महीने तक की बच्चियाँ हैं, फिर आगे 15 महीने से 18 महीने की बच्चियाँ हैं, फिर 18 से 24 महीने तक की बच्चियाँ हैं, और इधर प्रेग्नेंट गाय हैं। इस तरह से हमने ज़्यादा गाय हैं तो सबका डिवाइडेशन करा रखा है। उसी हिसाब से इनका फीड भी है, हरा चारा भी है, सूखा चारा भी है। डिवर्मिंग हम 15 दिन के बच्चा दूध पीता है, जी अनाज नहीं खाता है तो भी उसके पेट में कीड़े पड़ सकते हैं। जी इसलिए पहली डिवर्मिंग तो किसान भाइयों से कहना है, दूध पीते हुए बच्चे की भी आप 15 दिन के अंदर करिए। उसके बाद 3 महीने के बाद, और बड़ी एडल्ट होती है तो साल में 2 बार तो कम से कम डिवर्मिंग करिए। हम क्या है, नीम ज़्यादा खिलाते हैं तो नीम से भी ऑटोमेटिक डिवर्मिंग, हम किसी गाय को भूल गए या कोई किसान नहीं करवाता है साल भर में तो डिवर्मिंग हो जाती है उससे, लेकिन फिर भी 6 महीने में तो एक बार डिवर्मिंग करनी चाहिए। और बच्चों की है 15 दिन से स्टार्ट कर, इस तरह से करोगे तो वो हेल्दी होंगी और टाइम पे हिट भी आएंगी और उसका दूध उत्पादन भी बढ़ेगा, और किसी तरह की ये छोटी छोटी बीमारियाँ ये भी स्वतः नहीं होगी। जी जब से आपने ये स्टार्ट किया है यहाँ पे और आज तक कोई तो ऐसा ड्रॉबैक होगा, क्या क्या समस्याएं आई हैं वो भी हमारे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। जैसे हम भी फील्ड में जाते हैं, अक्सर यही कहा जाता है कि डेयरी फार्म अभी घाटे का सौदा है, बड़े बड़े डेयरी फार्म है वो बंद भी हो रहे हैं, तो उसमें ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं किसान भाई जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं, और आपको क्या क्या समस्याएं मिली और कैसे उनका समाधान किया, वो और बताइए मुझे। देखिए, एक तो युवा किसान है आजकल पढ़े लिखे, जी LSA का कोर्स कर लिया, वेटनरी डॉक्टर भी बन गए, वो लोग कह रहे हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम डेयरी स्टार्ट करते हैं। और जयपुर में हर साल 10 डेयरी खुलती हैं जी और उनमें से साल होते होते 8 तो बंद हो जाती हैं और 2 जो बची हैं वो भी टसक रहे हैं। टसक रहे हैं का मतलब वो भी परेशान दुखी हो रहे हैं। जी तो मेरा युवा किसानों से ये है कि आप दूध के लिए नहीं पालिए, कि आप जैसे पहले मैंने कहा कि दूध गोबर गोमूत्र के पैसे को उसमें लगाओ और उसको उद्योग का दर्जा दो। नंबर 2 चैलेंज
उनके सामने भी आएंगे, मेरे सामने भी आएंगे। आपको धीरे धीरे ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, नस्ल सुधार पे, तो ये जो चैलेंज है वो नहीं आएंगे। आपने जितना ये पक्का है उससे आगे मिट्टी में बिल्कुल इसी तरीके से खुला छोड़ रखा है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, देसी गाय मैंने जैसे बताया सेंसिटिव होती है, रफ टफ है जी। और ये गिर गाय ही नहीं, सारी पहले जंगलों में घूमती थी, गाँव में घूमती थी। हमने ये जो बाड़ा बनाया है, देखिए आप 3 गुना ओपन है, अभी कोई भी बंधी हुई नहीं है, आप देख रहे हैं। हमने खुला इसलिए छोड़ा है कि ये घूमती रहती है, ओपन ग्रेजिंग करती हैं, तो उससे हेल्दी भी रहेंगी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा और कंसीव भी होंगी, हीट में भी आएंगी। जी। सर ये बताइए, जैसे हार्ड है और उसके आगे मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बलुई रेत आपने डाल रखी है, तो उससे क्या गायों को फ़ायदा मिलता है, वो क्यों है ऐसे? देखिए, हार्ड तो हमने ये गौमूत्र कलेक्ट करने के लिए की है, नाली, और बाकी आगे सॉफ्ट है, बैठी हुई आराम से टांग पसार के जुगाली कर रही है, इसका मतलब वो बहुत खुश है। तो सॉफ्ट जितनी, किसान क्या थोड़ी सी जगह में सारे पशुधन को बांट के रखता है, हम खुला रखते हैं तो ये खुश रहेंगी, तो दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी, दूध भी ज़्यादा देंगी। जी। और सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गायें हैं और खुले में भी रहती हैं, तो सफाई के लिए कैसे मैनेजमेंट होता है यहाँ पे? सफाई तो देखिए, अभी तो दोनों टाइम ही हमारे वर्कर करते हैं, मॉर्निंग में दूध देने के बाद करते हैं, और अभी 4 बजे मिल्किंग होगी तो 3 बजे आके और ये पूरी सफाई करेंगे। अभी मैनुअली सफाई हो रही है, लेकिन हाँ, उधर जब हम पार्लर में पूरी गायें शिफ्ट हो जाएंगी तो 50% से ज़्यादा गौमूत्र वहीं कलेक्ट होगा, गोबर भी होगा तो वो वहीं कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा हार्ड है। और ओपन में जहाँ करेंगी वो मैनुअली हटा लेंगे। देसी गाय वो बीमार भी नहीं होती, तो इसको न नहलाने की ज़रूरत है, नहीं ज़्यादा क्लीन तो करेंगे तो किसान के लिए फ़ायदेमंद। हम क्या है, वीकली इसमें चूना भी डालते हैं, फिनाइल का भी है, दूसरी लाल दवा और सब जो ट्रीटमेंट है, ये हमारी टीम है, ये ट्रीटमेंट वीकली करती है। तो इससे क्या जूची चढ़नी होती है, एस्टाइटिस की प्रॉब्लम ना के बराबर है, और दूसरी डिजीज़ है वो भी कम होती हैं। वैसे देसी गाय की कम होती हैं, लेकिन वो कम वाली भी हम ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे तो नहीं होंगी। जैसे नए युवा आपको या अपने वीडियो देख करके नए युवा इस लाइन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? देखिए, नया युवाओं से मैंने पहले भी बताया कि एक तो अगर पूरी खेती करते हो तो IFS मॉडल की करो, ऑर्गेनिक करो। IFS मॉडल में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत खेती या समेकित खेती, और पूरा जैविक करो। और दूसरा, उद्योग का दर्जा जैसे मैंने पहले बताया वो दीजिए। और भारत सरकार की सिर्फ डेयरी के ऊपर इस समय एक ही बड़ी सब्सिडी है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, जिसको BMF शॉर्ट में ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहते हैं। लेकिन ये सरकार की अभी ये मंशा है कि जो गवर्नमेंट के फार्म है वहाँ से आज तक बड़े 20 लीटर से प्लस वाली बछड़ियाँ और बछड़े किसानों को नहीं मिल पाए। तो सरकार की मंशा है कि जो अच्छे ब्रीडर हैं, जो नस्ल सुधार पे काम कर रहे हैं, उनको ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म दिया जाए। ये 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ सब्सिडी है, और 2 करोड़ में 10% किसान अपनी लगाए और बाकी का फाइनेंस करा ले। तो किसान ये देखता है कि अरे 2 करोड़ की सब्सिडी है, बहुत बड़ा मैं कर लूँ। अगर सब्सिडी खाने की या उसमें से बचाने की सोचोगे तो वो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। उसके अलावा नाबार्ड की भी एक 10 गायों की 20 गायों की है, वो भी आप बैंक में, लेकिन वो सब्सिडी थोड़ा बाद में मिलती है, पूरा किस्त होने पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद। इसमें NDDB है, वो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते ही सब्सिडी स्टार्ट कर देती है। और उसके अलावा डेयरी के अलावा अगर बकरी पालन करते हो तो बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, सूअर पालन है, इसके ऊपर बहुत अच्छी योजना है LNM, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। इस योजना पे कोई भी पशुपालक 100 बकरी से 500 बकरी तक और मुर्गी पालन, सूअर पालन ये कर सकता है। तो मान लो वो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 50% सब्सिडी है, 50% उसी तरह से बैंक में वो लगाना पड़ेगा। तो युवा अगर इधर पशुपालन की तरह आना चाहते हैं तो डेयरी, बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बैकयार्ड, कड़कनाथ और देसी मुर्गी भी हैं, सूअर पालन भी अब राजस्थान में करने लग गए। तो ये युवा इस तरह से कर सकते हैं। और ये आप किसी भी वेटनरी, आपके आसपास हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, या जयपुर के अंदर निदेशालय से बात कर सकते हो, मुझे भी फ़ोन करके या यहाँ आके पूछ सकते हो। जैसा मुझे टूटा फूटा नॉलेज है मैं आपको दूंगा। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि कोई भी काम करते हो तो कम से कम 7-10 दिन की ट्रेनिंग करो। चाहे डॉक्टर हो, चाहे IAS हो, IPS हो, या कोई सा भी कर्मचारी सरकारी में जाता है, उसकी ट्रेनिंग ज़रूर होती है। तो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है, अरे हमारे तो बाप दादा ही खेती पशुपालन करते थे, क्या ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, अब समय बदल गया है। अब आपको चाहे 1 वीक की ट्रेनिंग लो, 2 वीक की ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग लेके काम करोगे
तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक तरीक़ों से, वैज्ञानिकों की बात मानकर, जैसे सॉर्टेड सीमन है, मिनरल मिक्सर है, ये सब चीज़ें आप ट्रेनिंग लोगे तो सब सिखा दिया जाएगा। इस पे करोगे तो निश्चित रूप से ये घाटे का सौदा नहीं है, प्रॉफिट का है। ये 3-4 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और दर्शकों को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आप इस तरीके से पशुपालन में आना चाह रहे हैं, आप मन बना रहे हैं, तो अवाना जी के यहाँ पे आप ज़रूर आइए। रुद्र शिवम डेयरी जयपुर के पास में ही है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आती है। यहाँ पे आप विजिट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारा एक वीडियो और भी आएगा हरे चारे को लेकर के, जहाँ पे 24 प्रकार के हरे चारे होते हैं और कई तरीके के फ्रूट हैं जो कि राजस्थान में संभव नहीं है, वो यहाँ पे हो रहे हैं। एग्रो टूरिज्म भी है, तो अलग बहुत अच्छा आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ आप इस लाइन में आने से पहले विजिट एक बार ज़रूर करें। तो सर, हमारी तरफ से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को इतना अच्छा नॉलेज दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आप इतनी दूर से चल के फार्म पे आए, पूरा फार्म शूट किया, इसके लिए आपको और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।